Okay, good morning, everyone. Very, very good morning. Good morning. Okay, so without getting delay, let's start today's class. See, yes. So, dear students, friends, we are very, you can say, close to end the chapter 8. ठीक है, और बहुत जल्द हम लोग जो है हमारे जो 1 2 3 4 जो यूनिट्स है उसको हम शुरू करने वाले हैं ना। यूनिट 9 है और बाकी ये है। चलिए, as soon as possible we will complete it। ठीक है, चलिए आप लोग देख सकते हैं क्योंकि हम लोग स्किप नहीं कर सकते, बहुत सारा है ना। ऐसा नहीं कि कोर्स कंप्लीट करना है तो बहुत सारी चीजें हम लोग छोड़ दे और आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। ऑलवेज ट्राई टू गिव द कंटेंट बेस्ट। ठीक है ना। मतलब जो टाइम अलॉटेड है उसमें हम लोग बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एवरीवन गुड मॉर्निंग। ओके, सो हियर आई एम योर मेंटर दिनेश कमली ब्राह्मणे। आई वेलकम यू इन द पिलर फॉर्म एक। हाँ, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। और थोड़ा सा एक बार फिर से देखते जाइए, हम लोगों ने ये सारे मेजर क्रिटिक्स और इनको पढ़ा है। और एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो बेसिकली जो लिटरेचर लिखा जाता है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। लिटरेचर कैसा लिखा गया है, कैसा लिखा जाना चाहिए, है ना। लिटरेचर में खास करके पोएट्री है, ड्रामा, फिक्शन, प्रोज जो भी है, और खास करके पोएट्री अरिस्टोटल है, प्लेटो है, इन्होंने सबसे पहले क्या है क्रिटिसिज्म लिखा है ना। और इनको कंसिडर किया जाता है। पॉलिटिक्स में बहुत सारी बातें लिखी है अरिस्टोटल ने, है ना। द रिपब्लिक आप प्लेटो का पढ़ते हैं। ये सारे जो है ये ऐसे वर्क हैं जो पहली बार आपको दिखाई देते हैं लिटरेचर को, लिटरेचर में एनालिसिस करने के लिए कि कैसा लिखना चाहिए, पोएट के ऊपर किसी ने कमेंट किया है, किस प्रकार की उन्होंने राइटिंग लिखी है, ये सारी चीजें। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखते हुए लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाले चैप्टर को कंप्लीट करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें कोई चीज़ समझ में आ जाती है, व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस, हमें पढ़ना क्या है, तो बाकी चीज़ें समझने में आसानी होती है। अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कैथारसिस सिंपल आप देखेंगे किसने दिया, तो अरिस्टोटल ने दिया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये एक बार आप रिवीजन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। लंजाइनस के बारे में हमने कल देखा था, यस्टरडे वी हैव सीन। और ये यहाँ पर हमने जो ऑन द सबलाइम इनका एक मेजर वर्क है ना। ये इनके बारे में माना जाता है, ऑन द सबलाइम ये लंजाइनस ने लिखा है ना। तो बाद में ये मतलब फाइनली ये माना गया है कि लंजाइनस ने ही ऑन द सबलाइम लिखा है। कहने का मतलब ये है, ऑन द सबलाइम के बारे में हमने ये देखा था कि यानी कि ऐसा एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा मतलब हाई स्किलफुल वर्क, है ना। हाई स्किलफुल जो भी है, जो व्यक्ति को क्या करता है, इतना उस एक जो नॉर्मल लेवल होता है उससे ऊपर उठा देता है, ऊंचा उठा देता है। मान ले कोई व्यक्ति, इफ समवन इज रीडिंग पोएट्री, देन व्हाट विल हैपन्स, क्या होगा उससे। कोई पोएट्री पढ़ रहा है तो उससे क्या होगा कि वो जो है उस पोएट्री मतलब आप देखिए वो क्या है, उस सोच से एक नॉर्मल स्टेटस से उसका एटीट्यूड, सोच, थॉट प्रोसेस क्या है, ऊंची उठ जाती है। यही क्या है, सबलाइम है ना। तो अब ये कैसे हासिल होगा, तो उसमें यहाँ पर ये अ, बताते हैं कि ये देखिए, द एम ऑफ अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट इज टू ट्रांसपोर्ट द रीडर आउट ऑफ हिमसेल्फ, है ना। दैट इज द अल्टीमेट एम, दैट इज द अल्टीमेट एम। एंड पोएट्री हैज एन ecstatic nature that moves reader to divine joy, and here hence this phenomenon is called sublime। divine joy, एक परम आनंद की अनुभूति होती है ना। और यही क्या है, ये सबलाइम है ना। तो ये होना चाहिए, तभी कोई वर्क जो है वो लिटरेरी कैटेगरी में आ पाएगा। और यहाँ पर उन्होंने देखिए पावर ऑफ पोएट्री की बात करी है लेंजाइनस ने। ठीक है, और बहुत अच्छे से हमने देखा है, वर्क ऑफ आर्ट अचीव्स एक्सीलेंस ओनली व्हेन इट हैज द पावर टू सब्लिमेट। ये देखिए, पावर टू सब्लिमेट, कोई भी वर्क महान तभी कहलाएगा जब उसमें क्या है, सब्लिमेशन की पावर होगी। ठीक है, सो कंफर्म मी माय ऑडियो वीडियो वाइज एवरीथिंग इज फाइन। चलो, सी,
तो ये आपको पढ़ना है, इसमें हमने देखा है। और देखिए ये जो लंजाइनस या लॉन्गिनस आप जो पढ़ते हैं, इनका जो इन्होंने जो ऑन द सबलाइम लिखा है, ये रॉबर्ट टिलो के माध्यम से 16-17 सेंचुरी के आसपास में आया है। ठीक है, तो ये तब पता चला कि इन्होंने लिखा है। ऑन द सबलाइम के बारे में हमने पढ़ा है कल बहुत अच्छे से। ठीक है, आपको रिवीजन करना है। आर्ट कैन इंस्ट्रक्ट सब्लिमिटी। ठीक है, एडवर्सरीज ऑफ द सबलाइम, द ड्रा है ना, एडवर्सरीज ऑफ द सबलाइम। फिर ट्रू एंड फॉल्स सबलाइम है ना, बम्बास्टिक एंड टीमिड लैंग्वेज गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ फॉल्स सबलाइम। ये देखिए, यहाँ कुछ देखिए, बम्बास्टिक एंड टीमिड लैंग्वेज गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ फॉल्स सबलाइम, यानी बम्बास्टिक एंड टीमिड लैंग्वेज है ना, मतलब जो झूठी भाषा होती है वो क्या है, फॉल्स सबलाइम को बढ़ावा करेगी। वेयर इज ट्रू सबलाइम ऑलवेज एलिवेट्स द सोल ऑफ द लिसनर। ये देखिए, है ना, जो ट्रू सबलाइम है वो हमेशा क्या है, एलिवेट करेगी किसको, द सोल ऑफ द लिसनर को, द सोल ऑफ द रीडर को। ठीक है, तो भाषा शैली, शब्द शैली ऐसी होना चाहिए जो ट्रू सब्लिमिटी को एलिवेट करे, जागृत करे। Longinus says that false sublime is as evil as bruises on the body, है ना, एक तरीके से evil है। The false sublime is attributed to immaturity, which includes है ना, parade and pomp of language, lofty diction used by the writer। तो ये सब हम कल हमने पढ़ा है। आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन करें, जरूर समझ में आएगा। तो ये कुछ फीचर है। ग्रांड कंसेप्शन, ग्रांडियर ऑफ थॉट है ना। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग पेशन एंड परsuasive इमोशंस है। नेक्स्ट जो इसका है, नोबल डिक्शन होना चाहिए। फोर क्या है, डिग्निफाइड एंड एलिवेटेड कंपोजिशन होता है ना। सब्लिमिटी और एम्प्लीफिकेशन है। तो एम्प्लीफिकेशन क्या है, इज द वर्बल टेक्निक यूज्ड टू अटेन सब्लिमिटी। वर्बल टेक्निक है ना, एक तो नॉन वर्बल होता है, एक वर्बल टेक्निक होती है। वर्बल टेक्निक लेखन शैली हो सकती है। टू अटेन सब्लिमिटी विच यूजेस मल्टीपल वर्ड्स टू पाइल अप। ये देखिए, वर्बल टेक्निक यानी लेखन वाला, which uses multiple words to pile up layers of effect to create intensity। यानी एक से शब्दों शब्दों का संयोजन करना जिससे एक इंटेंसिटी क्रिएट हो, और एक मतलब एक बेहतरीन तरीके से क्या व्यक्ति है उसमें आनंद में डूब जाए और सब्लिमिटी को हासिल करे। Hence it gives attraction, force and magnitude to style। तो ये क्या है, ये एम्प्लीफिकेशन है। ठीक है, इमिटेशन है ना। तो माइमेसिस और इमिटेशन इज द emulation of the great and it gives power to the imagination। और द इमिटेशन है ना, ये थोड़ा सा मिसिंग है, एक साथ आएगा। इमिटेशन ऑफ एंशियंट prodigious poets and writers always leads to sublimity। यानी जो पुराने एंशियंट जो पोएट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, यदि हम उनका इमिटेशन करते हैं, अनुकरण करते हैं, तो वो सब्लिमिटी के मतलब को लीड करते हैं। कहने का मतलब है, जो ओल्ड राइटर पोएट वगैरह होते हैं, वो क्या है, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत मेहनत परिश्रम से महान वर्क को लिखा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। Longinus wants the writer to question his work based on the works of Plato and Aristotle and rise to their standard and then imitate। ये देखिए, Longinus कहते हैं कि राइटर को खुद अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि जो मैंने वर्क लिखा है वो प्लेटो और अरिस्टोटल है ना की तुलना में किस प्रकार का है, और इस तरीके से वो स्टैंडर्ड मैनेज कर सकते हैं और उनको इमिटेट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए की पॉइंट्स यहाँ पर देखिए। द 18th सेंचुरी saw the golden age of Longinus। ये देखिए, है ना, गोल्डन एज ऑफ Longinus, 18th सेंचुरी, सिंपल याद रखना। फिर द 5 sources of great writing are vigor, nobility of mind, powerful emotion, skill in the use of figures and diction। ये शॉर्ट में है। 5 sources of great writing कौन कौन से हैं, अकॉर्डिंग टू सब्लिमिटी, vigor, nobility of mind, पावरफुल इमोशन, स्किल इन द यूज ऑफ फिगर्स, है ना, उसका भी बहुत बेहतरीन तरीके से यूज होना चाहिए, एंड डिक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रीक लिटरेचर, मोसेस हैडस रिमार्क्स, क्या रिमार्क करते हैं, Longinus tries to define true grandeur in literature as opposed to sophomoric turgidity and frigid है ना pretentiousness। ठीक है, तो ये कमेंट किया गया है मोसेस के द्वारा।
अकॉर्डिंग टू Longinus, greatness in literature comes from the search for ecstasy. ये देखिए, search for ecstasy है ना। Longinus says, क्या कहते हैं कि greatness in literature comes from the search for ecstasy. जब आप ecstasy की खोज में निकलते हैं, तब जो है ग्रेटनेस आती है ना, एक आनंद की अनुभूति आती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अब देखते हैं सैमुअल टेलर कोलेरिज। सैमुअल टेलर कोलेरिज के बारे में हम देखते हैं। सैमुअल टेलर कोलेरिज 21 अक्टूबर से लगा के 25 जुलाई 1834 है ना, ये वाज थोड़ा सा यहाँ पर इनका बर्थ जो है कहीं कहीं मिसिंग है, देखेंगे इसमें। आई विल टेल यू। वाज एन इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसोफर, क्या क्या थे ये? इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसोफर, theologian and scholar who with the companion, ये देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ organized the romantic movement in England। ये देखिए, रोमांटिक मूवमेंट है ना, इंग्लैंड में जो रोमांटिक मूवमेंट चला था उसको इन्होंने क्या है, लीड किया है, ऑर्गेनाइज किया है ना। ध्यान रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में मिलकर इन्होंने कुछ बड़े वर्क भी लिखे हैं, आइए आगे हम देखेंगे। सैमुअल टेलर कोलेरिज, एसटी कोलेरिज के नाम से फेमस है। ठीक है, ओके। He belonged to the category of lake poets, है ना। लेक पोएट्स, एक झील है, लेक है वो ना, उसके किनारे बहुत सारे जो ज्यादातर पोएट थे, राइटर थे, है ना, पोएट्स खास करके, तो वहां पर निवास करते थे मैक्सिमम उस दौर के, है ना, इस 18th सेंचुरी के जैसे भी। तो वहां पर क्या है, ये 19th सेंचुरी जैसा भी है, तो रोमांटिक मूवमेंट के, तो ज्यादातर पोएट जो है उस लेक के किनारे बसते थे, रहते थे, इसलिए इनको लेक पोएट्स के रूप में जाना जाता था। He worked in collaboration with Charles Lamb, रॉबर्ट साउदी एंड चार्ल्स लाइट। ये देखिए, इनके साथ में इन्होंने काम किया है। कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कंटेम्पररी है, कौन कंटेम्पररी, हु इज द कंटेम्पररी ऑफ एसटी कॉलेज। तो ये नाम दिए गए हैं, इनको आपको याद रखना है, चार्ल्स लैम, रॉबर्ट साउदी, चार्ल्स लाइट, है ना, इस तरीके से। He composed the poems The Rime of the Ancient Mariner, very, very important, The Rime of the Ancient Mariner, and Kubla Khan, and wrote an autobiography named Biographia Literaria, है ना, Biographia Literaria। ये इनके वर्क हैं, इनके फेमस कंपोजिशन है, याद रखना है, द राइम ऑफ द एंशियंट मेरिनर एंड कुबला खान। और इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो वर्क है वो है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ओनली पूजा इज रिप्लाइंग हु इज ओके। सी his basic work his basic work, particularly on Shakespeare, was exceptionally compelling, and he acquainted German visionary ways of thinking with English talking society। ये देखिए, तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, इन्होंने कुछ वर्क विलियम शेक्सपियर के ऊपर भी उन्होंने एनालिसिस किया है। was exceptionally compelling and acquainted German visionary ways of thinking, है ना, विद इंग्लिश टॉकिंग सोसाइटी। ये देखिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं जर्मन विजनरी वेज, या जो जो एक विजन है, सोच है, थॉट प्रोसेस है, उसको कहीं ना कहीं ये लेकर आते हैं इंग्लिश टॉकिंग सोसाइटी में, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में। सॉरी, Coleridge coined phrases including suspension of disbelief। ये देखिए, ये फ्रेज जो है, सिंपल याद रखना, ये इसको क्वाइन किया है, इसको ओरिजिन, इसके ओरिजिन किया है कॉलेरिज ने। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एंड सस्पेंशन ऑफ, एक तो बिलीफ होता है और दूसरा सेकंड डिसबिलीफ, तो क्या है, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, and is also known for using the philosophy of transcendentalism in his works. The Coleridge coined phrases including suspension of disbelief and is also known for using the philosophy of transcendentalism in his work। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म को भी यूज किया है। ट्रांसेंडेंटलिज्म एक ऐसा मूवमेंट है
एक जो नयापन है ना, एक तरीके से एक अमेरिका में खास करके चला था, है ना, बाद में ये अमेरिका में, और उसमें क्या है कि एक न्यू पीढ़ी को, नए वर्जन को, न्यू थॉट्स को, है ना, इसमें लाया गया है। ठीक है। His kinship with William Wordsworth brought about the creation of lyrical ballad in 1798। जरूर याद रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में इन्होंने क्या है, brought about creation with of lyrical ballad in 1798। तो lyrical ballad जो लिखा है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में मिलकर के, एसटी कॉलेज का भी इसमें योगदान है, जरूर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिमेंबर, याद आ रही है सारे फैक्ट, या सर नो पढ़ा होगा आप लोगों ने एमए लेवल पे, है ना। आई एम गिविंग द बेस्ट कंटेंट, हर आपको पीपी, हर हर स्लाइड, हर पॉइंट में आपको कहीं ना कहीं फैक्ट मिलेगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में क्या है, इन्होंने लिरिकल बैलेट 1798, ईयर भी याद रखना 1798। ठीक है। वाल्टर पेटर, a famous critic, called the period from 1797 to Annus Mirabilis are the wonderful years of Coleridge poetical career, as it was during this period Coleridge produced his best work। ठीक है। तो ये जो वाल्टर पीटर साहब जो है, इनका critic called the period from 1797 to Annus Mirabilis या the wonderful years। तो ये 1797 के बाद के जो से लगा के जो समय था कॉलेरिज के समय, ये क्या है, ये बेस्ट था कॉलेरिज के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने सारे बेस्ट वर्क इस दौरान किए थे, लिखे थे। इन 1798 ही वेंट टू जर्मनी, है ना, जर्मनी गए, इसलिए तो जर्मनी जर्मन मिशनरी को लेकर आए। Learned about transcendentalism and later used these in his works such as Kubla। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म के कॉन्सेप्ट को इन्होंने जर्मनी में जाकर सीखा, और कुबला खान ने उसको इम्प्लाई भी किया है। ठीक है। आफ्टर कमिंग बैक टू इंग्लैंड इन 1799 ही अटेम्प्टेड जर्नलिज्म एंड लेक्चरिंग। 1799 में ये जर्मन से वापस आते हैं, और जर्मनी जर्नलिज्म एंड लेक्चरिंग, है ना, एक तरीके से एजुकेशन में इन्होंने हाँ, एक तरीके से अपना प्रोफेशन शुरू किया। He appropriately depicted himself as indolence capable of energies, capable of energies, though he was a remarkable genius who lacked the will power। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से वो अपने आप को ऊर्जा के लिए अपने आप को छोटा मानते हैं, शिशु मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रियल में जीनियस थे, बेहद जीनियस थे, अपने आप को बहुत, मतलब क्या बोलते हैं ना, एक कोई व्यक्ति है जिसमें बहुत क्वालिटीज होती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, है ना, मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, है ना, मैं बहुत नॉलेजेबल नहीं हूँ, इस तरीके से। लेकिन एक्चुअल में एसटी कॉलेज बहुत ही जीनियस माने गए हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक क्या थी, विल पावर की कमी थी, है ना। विल पावर, ये सब कुछ होता है, आपका विल पावर, आपका बहुत कुछ होता है। ठीक है। तो विल पावर की कहीं ना कहीं इसमें कमी थी, ध्यान रखना है। इन एडिशन ही वॉज डिपेंडेंट ऑन ओपियम। ये देखिए, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इनका थोड़ा सा फैमिली इशू भी रहा है, फैमिली में वाइफ के साथ में कहीं ना कहीं इनकी पटती नहीं थी, ऐसा भी था। तो उसके कारण क्या है कि ये थोड़ा सा ड्रिंक करते थे, या आप कह सकते हैं कि नशे में भी चले गए थे। तो यहाँ पर आप देखिए, इन एडिशन ही वॉज डिपेंडेंट ऑन ओपियम, ये अफीम लेना शुरू कर दिया था इन्होंने। एंड इन एन ओपियम इंड्यूस्ड स्टेट ही ब्रॉड कुबला खान। ये देखिए, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको, इनको मालूम ही नहीं है, अफीम के नशे में, ओपियम का नशा किया हुआ है इन्होंने। मतलब इनको लगता था कि मेडिसिन से इनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, ओपियम यानी अफीम से इनको क्या है, रिलीफ मिलेगा। और इन्होंने कहा भी कि अफीम लेने से मुझे जो है एक रिलीफ मिल रहा है, रेस्ट मिल रहा है। एक्चुअल में वो थोड़े समय का रेस्ट था, और बहुत जल्दी इनकी डेथ भी हो जाती है। तो बाद में अफीम के नशे में ही उन्होंने क्या है, कुबला खान जैसा एक बड़ा वर्क लिख दिया था। ठीक है, चलिए, ओके। वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो भी प्रेजेंट है थोड़ा सा पी लगाइए, ओनली वन। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कुबला खान वर्क लिखा है हिस्ट्री कॉलेज ने। Why was Coleridge a prominent figure in literary theory and imagination? लिटरेरी थ्योरी और इमेजिनेशन में
कॉलेरिज को एक प्रोमिनेंट क्यों माना जाता है? तो अपार्ट फ्रॉम हिज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलेरिज established himself as a vital figure in literary theory. तो लिटरेरी थ्योरी में भी इनका बड़ा नाम है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अलावा। एन एनालिसिस बिकॉज ही फॉलोड ऑन इंटेलेक्चुअल बैंड painful existential crisis and assimilation of ethics of German philosophy meditatively। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से जो उनका जो इंटेलेक्चुअलिटी है, उनकी जो बौद्धिकता है, एक तरीके से इनकी जिंदगी में जो पैनफुल लाइफ में उतार चढ़ाव जो चल रहा था, और सबसे बड़ी बात यह है जर्मन जाने के बाद जो वहाँ का जो एथिक्स पढ़ा, मोरालिटी पढ़ा, इन सब का उन्होंने क्या है एक कॉम्बिनेशन के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसलिए लिटरेरी थ्योरी में भी इनका बड़ा योगदान है। और आप यकीन मानिए, आपको बताता हूँ कि कोई व्यक्ति स्पेशली लिटरेचर है ना, इन लिटरेचर आप देखेंगे बहुत सारे हमारे राइटर पोएट, खास करके जो पोएट होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कोई पारिवारिक सामाजिक सेल्फ जैसा भी कहीं ना कहीं क्या है, वो पीड़ा से, दर्द से, पेन में होते हैं, इमोशनली वो कहीं ना कहीं पेन होता है उनको, और ऐसे जो है वो ऐसे महान वर्क को लिखते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी थ्योरी यहाँ पर प्रस्तुत करी है। एज अ थ्योरिस्ट ही इंटेंसली नोटेड द मार्जिनेलिया, lectures, published works, especially in his Biographia Literaria में इन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। And studies of Shakespeare covering various topics such as nature of mind, है ना, इन सबको क्या है, नेचर ऑफ माइंड, इमेजिनेशन एंड फैंसी। यूजीसी नेट में 2020 के आसपास ये क्वेश्चन आया था फैंसी और इमेजिनेशन के ऊपर। द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द क्रिएटिव माइंड, इन सब के ऊपर जो है कॉलेरिज ने लिखा है। ठीक है, इन सब के ऊपर कॉलेरिज ने लिखा है। द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द क्रिएटिव माइंड। अगेन आई एम रीडिंग, क्या लिखा है कि एज अ थ्योरिस्ट ही इंटेंसिवली नोटेड द मार्जिनेलिया, lectures, published works, especially in his Biographia Literaria, and studies of Shakespeare covering various topics such as nature of mind, imagination and fancy, the choice of words and their effect on the creative mind। तो ये सब कुछ यह है इन्होंने अपने वर्क में लिखा है। The Romantic era in English literature focused on nature। The Romantic era in English literature focused on nature, imagination, fancy, etc। ये जो रोमांटिक एरा है, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर शुरू किया है, ये एरा जो है ज्यादातर इसका जो फोकस रहा है वो नेचर पे रहा। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कई बार सिंपल रोमांटिक एज की विशेषताएं पूछ लेंगे। तो यहाँ पर यह नेचर के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर, फैंसी के ऊपर है ना फोकस रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज के मतलब बिल्कुल विपरीत। विच प्रायोरिटाइज रीजन एंड लॉजिक, बिल्कुल ध्यान रखना है। जहां एक तरफ ऑगस्टन एज रीजन और लॉजिक को प्राथमिकता देता था, वहीं रोमांटिक एज जो है ना, वो किसको प्राथमिकता दे रहा है, नेचर, इमेजिनेशन एंड फैंसी को। ठीक है, रोमांटिक एज किसको प्राथमिकता दे रहा है, नेचर, इमेजिनेशन, फैंसी। और अगस्टन एज जो देता था वो था रीजन एंड लॉजिक को। ठीक है, चलो बायोग्राफिया लिटरेरिया को हम देखें थोड़ा सा, है ना। बायोग्राफिया लिटरेरिया है ना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, चलिए। Biographia Literaria, published in 1870, is an autobiography in discourse। तो इसका जो एक तरीके से ये क्या है, ये ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफिया लिटरेरिया एसटी कॉलेज का। इट इज अ मेडिटेटिव ऑटोबायोग्राफी, नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड और लीनियर ऑटोबायोग्राफी। देखिए यहाँ लिखा ना डिस्कोर्स, मेडिटेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड या लीनियर का एक तो सीधे सीधे लिख देना। यहाँ पर क्या है, इन्होंने थोड़ा सा इसमें लिटरेरी एलिमेंट्स डालते हुए लिखा है ना, थोड़ा सा मेडिटेटिव, थोड़ा सा हटके, स्पिरिचुअल, इमेजिनेशन, फैंसी, इन सबको मिला के लिखा है। तो ये क्या है, मेडिटेटिव ऑटोबायोग्राफी है। समय मिले तो इस वर्क को जरूर आप पढ़ें। इट रेंजेस फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी टू
इसीलिए इसीलिए इनका जो इस लिखने की जो स्टाइल है इसको, इसीलिए ये जो ऑटो बायोग्राफी या लिटरेरिया है, इसको कभी मेमोयर के रूप में, कभी फिलोसॉफी के रूप में, कभी रिलीजन के रूप में इसको अरेंज किया जाता है, माना जाता है, which in turn were heavily influenced by German philosophy। जरूर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दी ऑटोबायोग्राफी लिटरेरी रिटन बाय स्टिकलर कॉलेरिज, है ना, वे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस है, तो जर्मन फिलोसॉफी, जर्मन विजन, जर्मन एथिक्स, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। In this work, he called creative mind. In this work, he called creative mind the farming and changing। ये देखिए, in this work, he called creative mind the farming and changing power, while fancy is collective and composite power। ये देखिए, collective and composite power। तो in this work, he called creative mind the farming and changing। जो क्रिएटिव माइंड होता है वो फार्म करता है, निर्माण भी करता है और चेंज भी होता है, जबकि जो फैंसी है वो क्या है, कलेक्टिव है ना, कंपोजिट है। तो बिल्कुल उन्होंने ऑटोबायोग्राफी या ये जो बायोग्राफिकल एलिमेंट में इन्होंने इमेजिनेशन, है ना, आप देखेंगे बिल्कुल क्रिएटिव माइंड क्या करेगा, क्रिएट करेगा, फॉर्म करेगा, और उससे क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या है, क्रिएटिव माइंड क्या कर रहा, फार्मिंग और चेंजिंग पावर। फैंसी क्या है, स्थायी है, थोड़ा सा एस्टेब्लिश्ड है, तो वो कलेक्ट करेगा, कंपोजिट पावर का क्रिएशन करेगा। इस तरीके से उन्होंने ये बातें बताई हैं। फॉर इंस्टेंस, कॉलरिज मेक्स हिज डिस्टिंक्शन क्लियर व्हेन ही रिमार्क्ड दैट मिल्टन हैड हाईली इमेजिनेटिव, क्रिएटिव कह लो या इमेजिनेटिव, है ना, क्रिएटिव कह लो या इमेजिनेटिव, मिल्टन बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव थे, एंड काउले अ वेरी फैसिफुल वन। लेकिन इसके विपरीत, अच्छा देखिए, मिल्टन, अब देखिए पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने लिखा है, आई होप यू हैव रेड इट। पैराडाइज लॉस्ट सभी ने पढ़ा होगा, ये सानो। ओके, बताइए उसमें जो विलेन है वो कौन है, बताइए, हु इज द विलेन इन पैराडाइज लॉस्ट। टेल मी, एनीवन कैन, हु इज द विलेन इन, चलो हु इज द हीरो, विलेन हीरो जो भी है, एक कोई नाम बता दीजिए, एनीवन। स्टूडेंट, आई वांट योर पार्टिसिपेशन, इसलिए बीच बीच में आई आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, एवरीवन हैज टू टेक पार्टिसिपेशन, इफ आई आस्क क्वेश्चंस यू हैव टू रिप्लाई। तो यहाँ पर देखिए, कॉलेरिज मेक्स हिज डिस्टिंक्शन क्लियर व्हेन ही रिमार्क्ड दैट मिल्टन हैड हाईली इमेजिनेटिव, मिल्टन बहुत हाईली इमेजिनेटिव है, एंड काउले अ वेरी फैसिफुल वन। ठीक है, चलिए, कॉलेरिज insight on imagination and fancy। I have asked something, dear friends, I have asked something। पूजा, ऋतुराज, यस रिप्लाई। देखिए, Coleridge insight on imagination and fancy। So according to Coleridge, the difference between fancy and imagination, according to Coleridge, the difference between fancy and imagination is the same as the difference between a mechanical mixture and a chemical mixture, है ना। इमेजिनेशन और फैंसी में वही अंतर है जो मैकेनिकल मिक्सचर में होता है और केमिकल मिक्सचर में होता है। साइंस वाले से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं यहाँ पर, है ना, मैकेनिकल और केमिकल मिक्सचर। तो यहाँ पर आप वही अंतर है, केमिकल में क्या है, पूरा बिल्कुल घुल मिल जाता, पता ही नहीं चलता कौन सी चीज कहाँ पर है। मैकेनिकल में हो सकता है कि हमें अलग अलग चीजें दिखाई दे, है ना, ये हो सकता है। केमिकल में क्या है, पानी और शक्कर को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, है ना, घुल मिल जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। तो अकॉर्डिंग टू कॉलेरी, इमेजिनेशन इज द फैकल्टी एसोसिएटेड विद क्रिएटिविटी। क्या है ये, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, एंड द पावर टू शेप एंड यूनिफाई, है ना, पावर टू शेप एंड यूनिफाई। अभी देखा ना आपने, फार्मिंग एंड चेंजिंग।
According to the Coleridge, imagination is the faculty associated with creativity and the power to shape and unify, while fancy क्या है? Fancy dependent on and inferior to imagination is merely associative. किस पर डिपेंड है फैंसी? फैंसी किस पर डिपेंड है? वो डिपेंड है आपके इमेजिनेशन के ऊपर, और वो इंफीरियर है, यानी पहले इमेजिनेशन ही आएगा, उसके बाद फैंसी आएगी, है ना? उसके बाद में क्या होता है? फैंसी आएगी। और फैंसी क्या है? हमने अभी देखा आपको यहाँ पर। फैंसी क्या है? फैंसी एज कलेक्टिव एंड कंपोजिट पावर, एज कलेक्टिव एंड कंपोजिट पावर, यानी पहले तो इमेजिनेशन के आधार पे क्या करेंगे हम? कोई क्रिएट किया, कोई वर्क क्रिएट किया, है ना? और फिर एक कंपोजिट थॉट जो होते हैं वो उसके फैंसी कहलाते हैं, है ना? Fancy and imagination were widely difficult faculties instead of being, according to the general belief, either two names with one meaning are at furthest the lower and the higher degree of one and the same power. तो यहाँ पर confusion भी है। क्या है? Imagination were widely difficult faculties being instead of according to the general belief, है ना? एक ये दो नाम हैं, एक ही मीनिंग है, इस तरीके से कंफ्यूजन होता है, यानी कि फैंसी और इमेजिनेशन दोनों क्या है? सेम है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है at the furthest the lower and the higher degree of one and same power. Coleridge at last uses the expression fancy in light of 18th century perspective on imagination. तो 18th सेंचुरी में आप कह सकते हैं जो एक तरीके से धारणाएं थी, पर्सपेक्टिव था इमेजिनेशन को के ऊपर, उसको लेकर के वो क्या करते हैं? फैंसी को हाईलाइट करते हैं, which was basically mechanical and controlled by law of association. तो यहाँ पर क्या है? ये एक तरीके से हमने देखा था कि कोई ना कोई पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर वर्क लिखे जा रहे हैं 18th सेंचुरी में, है ना? तो उसकी तुलना करते हैं वो फैंसी से, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन? तो द प्राइमरी इमेजिनेशन इज द फंडामेंटल पावर ऑफ बेसिक ह्यूमन पावर। जो प्राइमरी इमेजिनेशन होता है वो क्या है? फंडामेंटल पावर ऑफ बेसिक ह्यूमन पावर which enables us to identify, discriminate, synthesize, and thus produce order out of order, produce order out or disorder. तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी जो इमेजिनेशन होता है वो फंडामेंटल पावर है किसका? ऑफ बेसिक ह्यूमन पावर, है ना? जो इनेबल करता है व्यक्ति को किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, उसको अलग अलग करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, एंड दस प्रोड्यूस ऑर्डर आउट आर डिसऑर्डर, है ना? इसको लेकर के प्राइमरी इमेजिनेशन काम में आता है। और यही इमेजिनेशन के दम पे क्या है? कोई भी राइटर या पोएट लिखता है। In this, it is similar to the eternal act of creation in infinite I am. ये देखिए, in this, it is similar to the eternal act of creation in the infinite I am. यानी एक तरीके से I am यानी मैं हूँ, है ना? यहाँ से शुरू होता है प्राइमरी इमेजिनेशन। It is merely the power of receiving impressions of the external world through the senses. It perceives objects both in their parts and as a whole. ये देखिए, primary imagination it is merely the power of receiving impressions of the external world. Actually external world से बहुत rare में क्या है impress होता है through the sense. It perceives objects both in their parts and as a whole. तो दोनों तरीके से क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसको लेकर के कंटेंट लिखा जाता है, लिटरेचर लिखा जाता है। The secondary imagination is at the root of all poetic activity, है ना? तो ये रूट है, एक तरीके से जड़ है, बेसिक है सारी पोएटिक एक्टिविटी का। What is the difference between imagination and fancy? तो एक चैप्टर 13 ऑफ बायोग्राफी या लिटरेरी, ये जरूर याद रखना। Coleridge discusses the difference between imagination and fancy. According to Coleridge, imagination is poetic faculty. Imagination क्या है? Poetic faculty है, which not only gives shape to a given world but builds a new world. ये देखिए, imagination is poetic faculty which not only gives shape to a given world, है ना? To a given world,
बट बिल्ड्स अ न्यू वर्ल्ड, एक नया, है ना, जो 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 पहले से है दुनिया, लेखक की अपनी दुनिया होती है, पोएट की अपनी दुनिया होती है, उसको न केवल शेप देते हैं बल्कि अपना नया भी नई दुनिया भी क्रिएट करता है इमेजिनेशन। Whereas fancy applies the logical faculty, the mechanical ability the poet has to use devices। ये देखिए, उसमें क्या फैंसी डालना है, ये वाली चीज आपको समझ में आएगा, है ना। उसने एक अपनी दुनिया क्रिएट करी, अपना लेखन चूज किया है, लेकिन उसमें जो ऑर्नामेंट डालना है, पोएट हैज टू यूज डिवाइसेस लाइक मेटाफर्स एंड अलिट्रेशंस इन पोएट्री इन ऑर्डर टू blend various ingredients into beautiful images। तो ये फैंसी है। आप इसको यूं कह सकते हैं कि ये वर्क का क्या है, ये आभूषण है। यानी जिन कल्पनाओं के आधार पर पोएट, है ना, इसीलिए तो पहले कहा कि पहले इमेजिनेशन आता है फिर फैंसी। पहले सीधे सीधे फैंसी नहीं आएगा। यानी जिस कल्पनाओं के आधार पर, इमेजिनेशन के आधार पर पोएट अपना वर्क क्रिएट करता है, उसमें उसमें सुंदरता लाना है, प्रभावशीलता लाना है, अलग अलग चीजों को प्रभावशील बनाना है, बात को प्रभावशाली बनाना है। तो उसमें क्या है, किस प्रकार का डिवाइसेस यूज हो रहा है, मेटाफर, अलिट्रेशंस, ये क्या है, क्या करते हैं, ये सारे एक बेहतरीन इमेज को क्रिएट करते हैं। और यही क्या है, फैंसी है। हम लोग कहीं का बोलते हैं ना, सिंपल फैंसी वर्ड कैसे यूज होता है, किसी ने, है ना, फैंसी ड्रेस, आजकल एक है ना बोलते हैं फैंसी सब कुछ। तो इस तरीके से जो है, इसे यही क्या है, ये राइटिंग में भी, लिटरेचर में भी फैंसी होता है। मेजर की पॉइंट्स देखते हैं हम लोग एसटी कॉलेज के। फ्रॉम द पीरियड मार्च टू मे इन 1796 कॉलेज एडिटेड द वॉचमैन, लिबरल periodical which failed after 10 issues, है ना। तो वॉचमैन को इन्होंने एडिटेट किया था। ही reassessed the relation between God and man in his famous work Religious Musings, है ना। ये देखिए, गॉड एंड मैन के ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया है, असेस किया है, रिलीजियस म्यूजिंग्स के वर्क नामक वर्क में। इनका वर्क है रिलीजियस म्यूजिंग्स, पब्लिश्ड इन 1796, वेयर ही रिफाइंड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, है ना। तो जो परंपरागत ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियनिटी है ना, उसको जो है इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने रीडिफाइन किया है। कॉलेज कंसिडर्ड लैंग्वेज टू बी द आर्मर ऑफ द ह्यूमन माइंड। आर्मर एक तरीके से शस्त्र है, क्या है, ह्यूमन माइंड का। लैंग्वेज, भाषा क्या है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। यही तो सीखना हमको, क्या है, लैंग्वेज कैन बी द आर्मर ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इट कंटेन्स ट्रॉफीज ऑफ द पास्ट एंड वेपन्स ऑफ इट्स फ्यूचर कंक्वेस्ट। ये देखिए, लैंग्वेज क्या होती है, ह्यूमन माइंड की एक तरीके से आर्म है, शस्त्र है, जो ट्रॉफीज ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट की जो ट्रॉफीज को उठाती है, वेपन्स ऑफ इट्स फ्यूचर कंक्वेस्ट, भविष्य में विजय के लिए वेपन्स का काम करती है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारे जो क्रिटिक्स हैं वो है सर फिलिप सिडनी। लेकिन उसके पहले आप लोग अपनी उपस्थिति एक बार फिर से यस बोल के दर्ज करिए। एवरीथिंग इज फाइन, समझ में आ रहा है ये सब? नो डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टफ पार्ट है प्रैक्टिकल, ये जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है, कई बार नहीं पढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, यू विल अंडरस्टैंड बेटर, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी सिंपल। ठीक है, ओके, चलिए सर फिलिप सिडनी के बारे में हम लोग देखते हैं। सर फिलिप सिडनी वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ सर हेनरी। ये देखिए, सर हेनरी के ये बड़े बेटे हैं, लॉर्ड डिप्यूटी ऑफ आयरलैंड। ये देखिए, लॉर्ड डिप्यूटी ऑफ आयरलैंड, यानी राजघराने से हैं। एंड आल्सो द नेफ्यू ऑफ रॉबर्ट, है ना, डडले अर्ल ऑफ लिसेस्टर, है ना, उनके नेफ्यू है ये रॉबर्ट के। He initiated his education from Shrewsbury School. In succeeding years, after Shrewsbury School, he went to Christ Church College, Oxford, है ना। तो श्यूजबरी स्कूल के बाद में वो कहाँ चले गए, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, फॉर हायर स्टडीज इन 1568, बट डिड नॉट गेट अ डिग्री। वहां से भी वापस आ गए, है ना, डिग्री नहीं ली इन्होंने। इन 1575 he made unexpectedly, Penelope, who turned into the Stella of his poems sequence entitled Astrophil and Stella, published posthumously in 1591.
ये देखिए इनका एक वर्क है, आप देखिए स्ट्रोफिल स्ट्रोफिल एंड स्टेला। ठीक है, तो ये मिलते हैं किनसे, पेनिलोप से, हु टर्न्ड इनटू द स्टेला ऑफ हिज पोएम्स। ये देखिए तो यहाँ पर जो है स्टेला के रूप में उसको प्रस्तुत किया था इन्होंने बाद में। 1591 में ये वर्क आया है। इन जुलाई 1578 ही वाज एक्वेंटेड विद गैब्रियल हार्वे एंड स्पेंसर। ठीक है, ईच ऑफ द थ्री बिकम कंपेनियंस। कौन कौन थ्री, एक तो पेनिलोप जो बाद में स्टेला के रूप में उनके वर्क में है, Gabriel Harvey and Spencer. Each of the three become companions and began an abstract society called the Areopagus. ये देखिए एक ऐसी समाज का निर्माण किया जिसका नाम दिया इन्होंने Areopagus. In 1580, he composed a letter to the sovereign objecting to her proposed marriage with the Duke of, ये देखिए अंजू है ना, अंजू अंजाओ जो भी आप लोग पढ़ लेना इसको। ठीक है, This drove the queen in frenzy and she excused him from the court. ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए लास्ट पॉइंट कि each of the three become companions and began in an abstract society called the Areopagus. In 1580 he composed a letter to the sovereign objecting to her report. है ना, ये कुछ बातें ऐसे सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, हम क्रिटिकल खास करके इनके जो वर्क है उनको देखेंगे। This drove the queen in frenzy and she accused him from the court, है ना, and he needed to surrender at Wilton where he composed Arcadia in Apology for Poetry. तो ये वर्क इन्होंने बाद में लिखा है ना, Arcadia in Apology for Poetry. In 1581 he again got the popularity of the court and in January 1583 he was knighted. ये देखिए इनको फिर से पॉपुलैरिटी मिलती है और क्या है, एक नाइटहुड है ना उपाधि देते हैं। आपको मालूम होगा इंग्लिश अंग्रेजों ने भी भारत में खूब दी थी, है ना, जिसको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बाद में लौटा भी दिया था, उनको मिली थी। ऑन 21 सितंबर ही वेल्डेड फ्रांसिस वालसिंघम द लिटिल गर्ल ऑफ एलिजाबेथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये देखिए तो इनकी शादी किससे हुई है ये ध्यान रखना, वेडेड फ्रांसिस वालसिंघम, है ना, एक तो हमारे यहाँ सिंघम है, कि ये है वालसिंघम द लिटिल गर्ल ऑफ एलिजाबेथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, एलिजाबेथ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनकी बेटी है। An apology for poetry. An apology for poetry. An apology for poetry is viewed as a milestone. ये वर्क कहीं इनका आपको मालूम होगा, है ना, इनकी स्पेलिंग कई बार है ना जो है अलग रहती है, TRIE हो जाता है, लेकिन आजकल ये लिख देते हैं। An apology for poetry is viewed as a milestone throughout the entire existence of English literary criticism, since it is the principal composition to examine the nature and capacity of poetry and drama. Sidney has undeservedly communicated his supposition on different angles and has carried poetry to its decent place. ये देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने, इसको एक माइलस्टोन के रूप में लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक बड़ा वर्क माना जाता है। एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, है ना, एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री एक्चुअल में आगे गोसोम करके एक कैरेक्टर है, व्यक्ति है, कैरेक्टर तो क्या, उन्होंने पोएट्री की बहुत आलोचना करी है, तो पोएट्री के बचाव में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी और यहाँ पर जो है एक अपना स्थान दिलाया उन्होंने, पोएट्री टू इट्स डिसेंट प्लेस। सिडनी गेट्स आउट टू रिस्टोर पोएट्री टू इट्स राइटफुल प्लेस अमंग द आर्ट्स। ये देखिए जो आर्ट है उस आर्ट फॉर्म में क्या है, इन्होंने पोएट्री को एक स्थान दिया, रिस्टोर किया पोएट्री को। During the 16th century, lyrics and poems were written in abundance, so there was an urgency to develop a proper poetic theory. 16th century में क्या है, lyrics and poems were written in abundance, so है ना, मतलब आपके there was an urgency to develop a proper poetic theory, है ना, abundance का मतलब टुकड़ों में या आप जैसा भी लिखा जाता था, लेकिन इसीलिए क्या है पोएटिक थ्योरी का विकास करना बहुत जरूरी था, तो ये काम किया था सर फिलिप सिडनी ने। द प्यूरिटन्स वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पोएट्री। एक तरफ जो है जो प्यूरिटन्स हैं वो पोएट्रीज के आइडिया से या पोएट्री से क्या है वो चिढ़ते थे, एज इट वाज बेस्ड ऑन फैंसी, प्लेजर,
क्योंकि इसमें केवल और केवल कल्पनाएं होती है, फैंसी होती है, इमेजिनेशन होता है, बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, ऐसा उनका मानना था। ये तो फैंसी है। ऑर्नामेंट, फिगर ऑफ स्पीच, है ना, मेटाफर, इन सब का यूज करते हैं, ये फैंसी है। तो ये प्यूरिटन्स इसके अपोज करते थे। एंड द मोस्ट एस्टोनिशिंग अटैक वाज ऑफ गोसोन। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना, एक गोसोन साहब है जिन्होंने पोइट्री के ऊपर बहुत एक तरीके से अटैक किया था। थ्रू वेरियस आर्टिकल्स एंड पैम्पलेट्स टू विच सिडनी गेव अ रिपोस्ट इन एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री। जरूर पॉइंट याद रखना, गोसोन साहब ने बहुत सारे आर्टिकल में, पैम्पलेट्स में क्या है, पोइट्री के अगेंस्ट में बहुत लिखा है, और उसी का जवाब जो है रीपोस्ट किया गया है एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री के माध्यम से। सर फिलिप सिडनी ने पोइट्री के बचाव में लिखा है। ठीक है, थ्रू वेरियस आर्टिकल्स एंड पैम्पलेट्स टू विच सिडनी गेव अ रीपोस्ट इन एपोलॉजी एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री। स्टीफन गोसोन, एन इंग्लिश सेटरिस्ट। ये देखिए, स्टीफन गोसोन, एंड ये देखिए स्टीफन ग्रोसन, पूरा नाम क्या है, स्टीफन गोसोन, एन इंग्लिश सेटरिस्ट कॉल्ड द पोएट्स पाइपर्स एंड जेस्टर्स। है ना, ये देखिए, पोएट्स को पाइपर्स एंड और जेस्टर्स कहते हैं। एंड पोएट्री एज इनेमी ऑफ गुड वर्च्यू, दुश्मन मानते हैं वो एथिक्स का, गुड वर्च्यू। एंड सिडनी रिप्लाइज टू गोसन्स अब्यूज थ्रू दिस वर्क। ये देखिए, एन एफ, है ना, ये जो इनका वर्क है, एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री के माध्यम से वो गोसोन्स के जो इन्होंने जो गलत मतलब गोसोन्स ने जो पोएट्री के बारे में नेगेटिव बातें लिखी है उसको रिप्लाई करते हैं स्टीफन गोसोन को। इन हिज व्यू, ड्रामा एक्साइटेड पॉपुलर debauchery because male and female roles were juxtaposed, which is against the law of nature. Played out his undertaking most productivity in light of the fact that himself was a writer of subject and had enormous information on the works of art. The first thing, ये पहला इसको छोड़ दीजिए. The first thing Sydney progresses toward in defense of poetry is its relic and comprehensiveness or universality. इसके बचाव में, पोएट्री के बचाव में जो सिडनी है वो कहते हैं कि ये पोएट्री क्या होती है, यूनिवर्सल होती है, यूनिवर्सल होती है। और यहां पर एक सेकंड, he defends poetry by writing that even the earliest Greek philosophers and historians were fundamentally poets. सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सर फिलिप सिडनी कहते हैं कि जो पुराने, जो ओल्ड ग्रीक फिलोसोफर है, इतिहासविद, हिस्टोरियंस हैं, वो भी मूल रूप से क्या थे, वो पोएट थे, और इसलिए आप पोएट्री को नकार नहीं सकते, है ना। इस तरीके से वो पोएट्री के ऊपर अपोलॉजी करते हैं वो। हाँ, यस यस यस, यू हैव अटेंडेड, है ना। चलिए, सिडनी रिमेंबर्स ऑल इमेजिनेटिव लिटरेचर इन पोएट्री एंड सेज versing and rhyming don't make a poet, है ना। versing and rhyming don't make a poet. He truly holds the fundamental issue of the day. तो यहाँ पर केवल राइमिंग और वर्सिंग से पोएट नहीं बनते हैं। रिमेंबर्स ऑल इमेजिनेटिव लिटरेचर इन पोएट्री एंड सेज वर्सिंग एंड राइमिंग डोंट मेक अ पोएट। केवल, है ना, केवल वर्स बना देना, राइमिंग कर देने से पोएट्री नहीं बनती है। पोएट्री बनती है बेहतरीन इमेजिनेशन से, थॉट को आगे लाने से। एट फर्स्ट ही कंकर्स विद प्लेटो दैट पोएट्री इज अ डिवाइन ब्लेसिंग। ये देखिए, प्लेटो का ही उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि पोएट डिवाइन ब्लेसिंग है ना, ईश्वरीय वरदान है। एंड क्या है, आफ्टर इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन इन, है, और बाद में क्या करता है, ये मोटिवेशन भी देती है। इन मोर देन वन स्पॉट इट सर्टिफाइज द वर्किंग ऑफ द सेलेस्टियल ब्रेथ। ठीक है, however, he agrees with Aristotle and says verse is a craft of impressionation, for so Aristotle termed it. Along these lines, poetry isn't just an art of imitation. The most critical is
रिवेलेशन दैट वन माइट बी अ पोएट विदाउट वर्सिंग। ये देखिए, तो यहाँ पर केवल वो कहते हैं कि केवल ये आर्ट ऑफ इमिटेशन नहीं है, वन माइट बी अ पोएट विदाउट वर्सिंग, है ना, वन माइट बी अ पोएट विदाउट वर्सिंग, क्योंकि वो यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल ये देखिए, वर्सिंग एंड राइमिंग डोंट मेक अ पोएट। विदाउट राइमिंग पे आजकल फ्री वर्स भी लिखा जा रहा है, आपने देखोगे फ्री वर्स, है ना, तो बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो पोएट्री फॉर्म में आपको मिलेंगे, है ना। पोएट्री मतलब राइमिंग ही हो जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर वो कहते हैं Sidney staged forward to Aristotle in his meaning of poetry and said that the creative mind is an inventive cycle। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये द पोएट डजंट जस्ट डुप्लीकेट, रादर ही शी एडिशनली चेंजेस द जेन्यून एंड द रियल एंड दिस एंड गिव्स बर्थ टू अ क्रिएशन ऑल टुगेदर। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग जो है स्किप करेंगे, थोड़ा समय का ये है। सिडनी हैज प्लेस्ड द गोसोस चार्जेस, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला देख लीजिए। गोसोन ने 4 चार्ज लगाए हैं पोएट्री के ऊपर, उसको रिप्लाई किया था, वो कौन कौन से पढ़ लीजिए। पहला है, गोसोन का कहना है, स्टीफन गोसोन का कहना है कि अ मैन कुड यूज हिज टाइम मोर इफेक्टिवली देन इन पोएट्री। यानी पोएट्री कुछ नहीं, टाइम पास है, एक व्यक्ति पोएट्री पढ़ने लिखने से ज्यादा क्या है, कहीं और अपना समय का उपयोग कर सकता है। तो ये उन्होंने कहा, मैन कैन यूज हिज टाइम मोर इफेक्टिवली देन इन पोएट्री, है ना। दूसरा चार्ज उन्होंने लगाया था, पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज। यानी ये कहीं ना कहीं झूठ का पुलिंदा है ना, मदर है ऐसा लगता है, क्योंकि फैंसी और इमेजिनेशन के दम पे लिखा जाता है। पोएट्री इज इमोरल एंड नर्स ऑफ एब्यूज। ठीक है, तो ये एक है। नेक्स्ट क्या है, प्लेटो राइटली वैनिस्ड पोएट्स फ्रॉम हिज आइडियल कॉमनवेल्थ। यानी जो प्लेटो की जो आइडियल सोसाइटी है, गोस्वामी कहते हैं प्लेटो ने खुद भी आइडियल सोसाइटी से, प्लेटो ने अपनी आइडियल सोसाइटी से पोएट को बैनिश कर दिया था, है ना, बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पर जो है सर फिलिप सिडनी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, पोइट्री की इमेजिनेशन होती है, पोइट्री हिस्ट्री और उससे भी ऊपर है। पोइट्री के क्या है, फ्यूचर के बारे में हमें बताती है, पोइट्री के दम पे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। यहाँ तक कि प्लेटो ने क्या है, अपनी आइडियल सोसाइटी से बेड पोएट्स को बैनिश करने की बात करी थी, गुड पोएट को नहीं। उन्होंने डिवाइन ब्लेसिंग कहा है पोएट को, पोएट्री को। इस तरीके से जो सर फिलिप सिडनी है, वो पोएट्री का बचाव करते हैं और पोएट्री के पक्ष में जो है एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री लिखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो ये आप लोग इसको स्टडी करना एक बार। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, no, I think there is no. Yes, because I am where I am living, there is a lot of trees, है ना। मैं बिल्कुल पूरे फॉरेस्ट के बीच में हूँ, आई एम कवर्ड इन द फॉरेस्ट में जहाँ रहता हूँ। एक रेसिडेंशियल एरिया है बिल्कुल, और वहाँ पर जो है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल एक इंस्टीट्यूशन में हूँ जहाँ पर मैं रेसिडेंशियल एरिया में रहता हूँ। ठीक है, सो इट्स इनफ फॉर टुडे, आई एम लिविंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको रीड करेंगे थोड़ा सा, इसको या तो कल हम लोग देखेंगे। थैंक यू गाय, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आज मैं आपको सारा कंटेंट आपको पूरा एक इसका अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, 4 4 5 o'clock के आसपास अपलोड, आई विल अपलोड एवरीथिंग। ठीक है, चलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।